रातों के सफर का साथ अभी बाकी है बहुत सारी बात। यादों की बातों का सफर, चढ़ती हुई चांदनी, कुछ सुकून के पल, आपके अपने कार्यक्रम रात बाकी बात बाकी में सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सुनना ना भूलें। कुछ कही कुछ अनकही बातें केवल आपके अपने रेडियो जंक्शन पर, क्योंकि लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन। हमारी जिंदगी के रियल हीरोज से मिलिए हर शुक्रवार रात 10 बजे कार्यक्रम रात बाकी बात बाकी में। रियल हीरोज जो डरते नहीं, थकते नहीं, रुकते नहीं, बस डट जाते हैं और कुछ कर जाते हैं। इन्हें मोहब्बत है वतन से, इंसानियत से, ईमान से, इसीलिए ये कहलाएंगे हमारी जिंदगी के रियल हीरोज। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है। आज है दिन शुक्रवार और शुक्रवार के दिन हम लेकर आते हैं हमारी जिंदगी के रियल हीरोज। हमारी जिंदगी के रियल हीरोज की हर कड़ी आपके लिए प्रेरणादायक हो सकती है। इस उद्देश्य से हम चुन के लाते हैं हमारे समाज में कुछ बेहतर कर रहे उन लोगों को जो अपने जीवन के व्यस्ततम समय से निकालकर कुछ समय समाज के लिए समर्पित हो जाते हैं, और कुछ लोग पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। अब पूरी तरह से समर्पित हो या आधी तरह से समर्पित हो, लेकिन वो लोगों के लिए समय निकालते हैं, क्योंकि उनके मन में एक विचार जरूर होता है कि हम इस धरा पे जब जन्म लिए हुए हैं, हमने शिक्षा हासिल की है, तो हमारा दायित्व है कि हम सबके लिए अपना योगदान दें, इस देश के लिए, इस समाज के लिए। और इस जिम्मेदारी को समझते हुए वो अपने आसपास एक खूबसूरत वातावरण तैयार करने का प्रयास करते हैं, जहाँ पे सहानुभूति है, दया है, प्रेम है, परस्पर सहयोग है, समन्वय है और बदलाव की तस्वीर देखने की मन में इच्छा। ऐसी ही इच्छा रखने वाला एक नौजवान आज आपके बीच है। नाम है नीरज कश्यप, और इस नौजवान के बारे में मुझे बताते हुए गर्व और खुशी दोनों ही होगी कि इसके कार्यों को और इसके व्यवहारों को हमने उस दौर से देखा है, इसकी लगन को, इसकी मेहनत को और समर्पण को उस समय से देखा है जब ये विद्यार्थी हुआ करते थे। हालांकि वो उस समय का देखना बहुत गहराई से नहीं था, लेकिन एक लंबे समय में जब कोई शख्स आपके सामने जिंदगी में टकराता जाए और बार बार कुछ ना कुछ आपको ऐसा दिखाता जाए जिससे सुनने और जानने के बाद गर्व महसूस हो, तो अच्छा लगता है। नीरज कश्यप एक ऐसा ही व्यक्ति है और ऐसा ही युवा है हमारे समाज से, जो कि बचपन से जुझारू, संघर्ष में भी प्रयासरत और सबसे बड़ी बात सकारात्मक रहने वाला। हमेशा से इस बच्चे ने मुझे प्रेरित भी किया और हमेशा गौरवान्वित भी किया। अच्छा लगा। और एक लंबे अंतराल के बाद फिर चलते चलते यूं ही मुलाकात होती और पता चलता है कि जूझने की जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वो आज भी जारी है। संघर्ष जिंदगी का जारी है, मगर उस संघर्ष में समाज को साथ लेने की जो पीड़ा है वो भी जारी है। तो आपको छोटा सा परिचय दे देते हैं नीरज के बारे में। नीरज संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं शिव देवी एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के, जो कि अपनी मां के नाम पे इन्होंने ये नाम रखा। ये सदस्य हैं उत्तर प्रदेश निदेशालय रक्षा मंत्रालय के अधीन है। संघ पूर्व छात्र संघ एनसीसी कार्य समिति सदस्य हैं, क्योंकि एनसीसी राष्ट्र प्रेम की भावना लेकर के इन्होंने ज्वाइन की थी और पूर्ण की, और वहीं किसी कैंप में हमारी मुलाकात हुई थी। इसके साथ ही साथ कौशल भारत मिशन में फ्रीलांसर मूल्यांकन करता स्तर के 7 नंबर NSQF
ऐसे कई नाम जैसे दिखे प्रमाणित हैं। कुल मिला के समझ सकते हैं कि कौशल भारत मिशन में मूल्यांकन करने वाले लोगों की श्रेणी में एक कैटेगरी होती है जो कि प्रमाणित होती है, और वो लोग प्रशिक्षक के तौर पे भी काम कर रहे होते हैं, लोगों को प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। तो ऐसा कुछ काम है इनका। इनकी जानकारी में खुदरा, रत्न और आभूषण, सामाजिक क्षेत्र और विकलांगता संवेदनीकरण विषय के एक्सपर्ट हैं। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के ज्ञानवाणी में फ्रीलांसर स्पीकर के तौर पे भी जो है इन्हें याद किया जाता है। शैक्षिक रेडियो है ये। और चूंकि पढ़ाई में इन्होंने कानून की पढ़ाई भी की है और सोशल दायरे में काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से फ्रीलांसर कानूनी सलाहकार के तौर पे भी आपको सेवाएं दे रहे हैं। 18 साल की उम्र से रेगुलर खून देने का काम, प्लेटलेट्स देने का काम और लोगों को भी प्रेरित करने का काम ये लगातार जारी है, और संकल्प ले लिया है रक्तदान से लेके शरीर दान तक का। कुल मिला के अपने आप को समर्पित किया है इस देश को, और ये जज्बा बचपन से ही इनमें है और आज तक ये मरा नहीं है। तो यकीनन ये भरोसेमंद एक सामाजिक व्यक्ति हैं, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हम कह सकते हैं। तो ऐसे युवाओं का, ऐसे होनहार बच्चों का हमेशा उत्साहवर्धन होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोता साथी जो अब जुड़ गए हैं कार्यक्रम में स्वागत करेंगे नीरज का। नीरज, हम आपका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है हमारी जिंदगी के रियल हीरोज में। नमस्कार दीदी। सबसे पहले तो मैं रेडियो जंक्शन की पूरी टीम का हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें आमंत्रित किया, और जो भी श्रोता हमें सुन रहे हैं तो उनको भी मैं बहुत उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आज हमारी बातें और हमारी जो चीजें हैं वो उन तक पहुंचने का एक मौका मिलेगा आपके माध्यम से। बिल्कुल। तो नीरज, सबसे पहले परिचय तो मैंने आपका दे दिया अपने साथियों को कि मैं आपको उस उम्र से जान रही हूँ जब आप पढ़ाई कर रहे थे, छोटे थे, और आज यहाँ तक फिर जिंदगी ने हमें जोड़ा और हम फिर से आपको जान रहे हैं, और हर बार दिल जीता है आपने, और इत्तेफाक से हमें जिंदगी ने ये मौका दिया कि हम अपने आसपास समाज में लोगों को चुन के लाएं और परिचय कराएं। रेडियो जैसी दुनिया में एक जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आती चली गई। जिंदगी ने ये मौका हमें दिया, और अच्छा तब लगता है और दिल बहुत खुश होता है जब अपने परिचितों में आसपास में से कोई टकरा जाए और उसे सामने लाने का मौका मिले, तो ये और गर्व की बात होती है। तो अब हम यही जानेंगे कि ये जो सेवा कार्य था जो है, और बहुत प्यार से कहूं कि छोटे हो तो मैं हो सकता है तुम करके भी संबोधित करूं, ये जो सेवा भाव है, तुमने एनसीसी ज्वाइन किया था और मुझे ये उम्मीद थी कि हम कहीं भी रहेंगे तो हम एक सैनिक के रूप में देखेंगे नीरज को, किसी पुलिस डिपार्टमेंट में देखेंगे या सेना में कभी दिख जाएगा फौजी वर्दी में, तो गर्व महसूस होगा। वो जज्बा था। फिर अचानक से ऐसा जब मेरी मुलाकात दोबारा होती है तो मैं एक सोशल वर्कर के रूप में देखती हूँ जो झुग्गियों में, मलिन बस्तियों से बच्चों को निकाल करके एक पाठशाला शुरू करता हुआ दिखाई देता है, जो रत्न और आभूषण से जुड़े लोगों को खुदरा व्यापार की तरफ जो है जानकारियां देता हुआ मुझे मिलता है। तो ये बदलाव जिंदगी में जो आया और कैसे आप सोशल क्षेत्र में जुड़ गए, ये कैसे शुरू हो गया? देखिए, सबसे पहले की जो चीजें हैं कि परिवार सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत होता है। मतलब माता पिता, जो व्यक्ति अपने माता पिता से सीखता है तो सबसे ज्यादा तो लर्निंग लेसन वहीं से मिलते हैं, पाठ। और हमने जो भी काम कर रहे हैं या किए जीवन में तो कहीं ना कहीं वहीं से प्रेरणा मिली। मतलब मेरे पिताजी जो कि 5वीं पास कह सकते हैं, बट डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इस तरह से न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, तो वहां से, और उन्होंने हमें लोगों को पढ़ाया, सारे भाइयों को पढ़ाया, और शायद उनका सबसे बड़ा जीवन का लक्ष्य था कि पढ़ाना। ठीक है, तो वो चीज रही उनकी, वो लगन दिखी। हमारी जो माँ थी वो एक किसान परिवार से थी, तो और एक चीज था सेवा भाव। तो जो भी चीजें सामने आई, किसी की मदद कर सकते हैं किसी भी तरीके से, बेसिकली जो भी दरवाजे पे आ रहा है, भूखा है, प्यासा है, खाने पीने से, और भी जो सामर्थ्य है, और जितनी सामर्थ्य उनकी रही, एक निम्न मध्यम वर्गीय कह सकते हैं, उस परिवार से रहा मैं, और बहुत सी समस्याएं रही। और रही चीजें सेवा की, तो सारी चीजें तो कॉलेज लाइफ में कर रहे थे, तो बहुत सारी चीजें हमें ऊपर भगवान ईश्वर प्रदान करता है, और शायद ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि मुझे वो बाय बर्थ चीजें मिली हैं, पैदाइशी तौर पे रही हैं। और उसकी बात जब करते, जो प्रेरणा घर से मिली, जो शिक्षा घर से मिली, और हमें गुरुओं से मिली, कहीं ना कहीं हमारे गुरुओं का ही बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा इसमें। और बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी चैलेंजेस,
और उसपे जितना उसको जो लाइनअप करने का काम किया, उसको जो और बेहतर बनाने का काम किया, या जो संघर्ष के प्रति समर्पण लगे रहने की, डटे रहने की मैदान नहीं छोड़ना है, और अनुशासन एकता की बात करें या जो हम कर सकते हैं समाज के प्रति, तो वो भाव कहीं ना कहीं हमें एनसीसी से मिला है। कॉलेज टाइम पे भी, हाँ, पढ़ाई में भी मतलब बिल्कुल टॉपर तो नहीं कह सकते, मगर बहुत अच्छे थे और बहुत सारी चीजें रही, चैलेंजेस आए, और जहाँ एनसीसी की बात आई तो वहां से हमने अनुशासन सीखा, एकता सीखी, लोगों की मदद करना। जैसे मैंने रक्तदान मैंने पहला जो किया वो एनसीसी से किया, और कई सालों तक करते रहे, जब तक एनसीसी से जुड़ा रहा। मैं 63 बटालियन एनसीसी से रहा, अपने कॉलेज अमीनाबाद इंटर कॉलेज से मैंने 12th किया हुआ है, और वहां भी मैं प्लाटून कमांडर ऑफिसर रहा। लखनऊ विश्वविद्यालय का मैं सीनियर अंडर अफसर रहा है, प्लाटून एक कंपनी, और उसके बाद मैंने 5 ईयर स्क्वाड्रन भी ज्वाइन किया, और वहां से मैं एरो मॉडलर भी रहा कुछ दिन। और वही चीजें हैं कि एक ऐसा दौर होता है उस समय, शायद जब हम लोग पढ़ते थे, तो और जीवन में मैंने बहुत सारे चैलेंजेस देखे। मैं एक टाइम ऐसा आया कि मैं कॉलेज ड्रॉप आउट भी रहा, मतलब कुछ ऐसी आर्थिक स्थितियां परिवार की बिगड़ी कि जिसकी से पढ़ाई कुछ सालों के लिए रुकी, और फिर कंटिन्यू की। और जब हम 10th कर रहे थे तब भी चैलेंजेस आए, और क्या जब हमने एनसीसी ज्वाइन की 11th से, तो फिर मतलब जहां से हमारी लगता है आपकी हमारी मुलाकात भी है, तो एनसीसी ने बहुत मतलब सेवा के बहुत, हमें लगता है महावीर, हम लोग ने शायद ये हनुमान मंदिर जो अलीगंज का है, यहाँ से हम लोगों ने सेवाएं स्टार्ट की, और बहुत सारे वहां से काम भी रहे, जिसे हम आज रिवर फ्रंट के नाम से, गोमती रिवर फ्रंट के नाम से जानते हैं। तो उसकी स्वच्छता का जो पहला काम है वो एनसीसी डायरेक्टरेट की तरफ से किया गया। यूपी निर्देशालय की तरफ से कैंप लगा था, जो लेफ्टिनेंट कर्नल सुहाग जी थे, और क्लीन गोमती का एक अभियान चला था, जहाँ पे मतलब शौच मुक्त करने का, वहां पे सारे 600 कैडेट्स के आसपास, मतलब वहाँ पे फीमेल एसडब्ल्यू एसडी दोनों कैडेट्स थे, और बहुत मेहनत से ये वो पल था, यही वो पल था, और ये पहला मौका था जब क्लीन गोमती अभियान शुरू हुआ था, और एनसीसी के कैडेट्स लगाए थे। तो एयरफोर्स की जो एयर विंग कमांडेंट थी, वहां से हम लोग थे, और आर्मी कैंपेन में आप लोग थे, तो वहीं से हमारी और आपकी मुलाकात हुई थी इसी अभियान के साथ। तो डालीगंज कामेश्वर से मंदिर से लेके संकल्प वाटिका तक का जो बीच का बेल्ट है, उसको उस टाइम पे साफ करना। उस टाइम लोग सुबह 3:30-4 बजे, मतलब पहली चीज तो गर्मी का टाइम कैंप चल रहा था कॉल्विन दास तालकुदार में, और सफाई करना, काम करना 600-700 कैडेट के साथ में। उसके बाद उसको बचाना, क्योंकि सुबह सुबह लोग वहाँ पहुंचते थे दोबारा करने सफाई के बाद, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी झाड़ियां थी, जंगल थे, और बहुत सारी चीजें थी, अराजक चीजें भी मिल जाती थी, अराजक काम भी होते थे रात अंधेरे में सुबह के टाइम पे। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे जो मतलब पूरे मतलब उस कैंप में जो कमांडेंट थे और जो एससी कैडेट्स, उनके थ्रू ये पहली पहल हुई। और जो साथ साथ आज दिखती है, शायद ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जो गोमती का जो रिवर फ्रंट है, उसकी सफाई की पहला काम जो है वो शायद एनसीसी निर्देशालय की पहल पे शुरुआत हुई थी। और इस शुरुआत में इतना अंतर जरूर आया था, जो मुझे भी याद आता है, अभी बात कर रहे हैं कि सफाई में इतनी जलकुंभियां थी कि पैदल चलना मुश्किल था नदी के अंदर। और जब सफाई कंप्लीट हुई 1 सप्ताह के इस प्रोजेक्ट में, तो उसके बाद स्टीमर चला था, और उसका आनंद हम सब लोगों ने बारी बारी लिया भी होगा, बहुत लोगों ने। तो ये रफ्तार थी गोमती की, और यहाँ से शुरू हुआ। अच्छा, ये सेवा कार्य तो ऐसे सफर बहुत सारे रहे। एनसीसी ने नो डाउट कि हमें सेवा भाव सिखाया, देश के प्रति समर्पित होना सिखाया, और उस पल हनुमान जी की भी बड़ी कृपा रही, बड़े मंगल जेठ का था, वहां सेवा भाव में भी हम लोग सब लोग जुड़े। ये संस्था जो आई, ये कब आई, किस सन में आई आपकी संस्था? बेसिकली जब पढ़ाई पूरी की तो सेवा भाव से लगे रहे, रक्तदान करते रहे प्राइवेट, क्योंकि मतलब मेरे निम्न वर्गीय परिवार से थे, और कई बार गवर्नमेंट जॉब्स में दिया। ऊपर वाले की मर्जी कुछ और थी, शायद वो मतलब बाहर की सेवा, युद्ध में ऐसा कुछ ना करा के देश के अंदर रह के सेवा करने को उसने मौका दिया। तो जहां भी मौका मिला वो कभी से उसे चूके नहीं, रक्तदान करते रहे, लोगों की मदद करते रहे, बहुत तरीके से, विभिन्न तरीके से। और शायद मैंने अपनी जिंदगी के, अगर मैं बात करूं तो कम से कम मैंने 17-18 साल छुपा के सेवा की। बहुत ज्यादा लोगों को बताना नहीं, ऐसे लोगों को रक्त देना कि जो हमें जानते ना हो, दोबारा मुलाकात ना हो, भेंट ना हो, और बहुत से बच्चों को जिनको फाइनेंशियली। तो एक्चुअली मैंने किसी चीज पे काम नहीं किया, मैंने जो जीवन में मेरे एक्सपीरियंस थे बेसिकली, जैसे मेरे पेरेंट्स थे एजुकेटेड नहीं थे, उन्होंने किस तरह से एजुकेशन, तो मेरी एक सोच रही कि जो निम्न वर्गीय परिवार है जिनके पेरेंट्स नहीं पढ़े लिखे हैं, तो उनके बच्चों, उनके मार्गदर्शन में ऐसी कमियां ना हो कि जो हमारे पेरेंट्स ने तकलीफें देखी या हमने एज अ स्टूडेंट देखी, वो चैलेंजेस उनकी जिंदगी में ना फेस करना पड़े। किसी बच्चे की पढ़ाई किसी छोटे मार्गदर्शन की वजह से ना रुक जाए, कहीं गाइडेंस की वजह से। क्योंकि हमें याद है जब हम पहली जॉब ढूंढ रहे थे तो रिज्यूम
बनाना भी शायद नहीं आता था। कंप्यूटर इस समय बहुत महंगा हुआ करता था, कम जगह पे रिज्यूम बनाना भी कला हुआ करती थी। बिल्कुल। और जाना पड़ता था डोर टू डोर। न्यूज़पेपर में भी जॉब्स आती थी, बहुत सी फेक्स होती थी, बहुत से ऑफलाइन फॉर्म आते थे जो फेक्स होते थे, ड्राफ्ट और पोस्टल ऑर्डर्स वगैरह मंगा लिए जाते थे, मगर जॉब्स के नहीं आते थे। कई वैकेंसीज रद्द हो जाती थी। मुझे याद है मैंने ग्राम पंचायत अधिकारी उन्नाव के इंटरव्यूज हुए और लखनऊ ग्राम पंचायत अधिकारी के इंटरव्यूज हुए। कई तरह के स्तर के इंटरव्यूज रहे जहाँ पे प्री या मेंस में जाके फिर भर्तियां रद्द हो गई और कहीं पे जाके फिर लेटर्स नहीं आए, डॉक्यूमेंटेड नहीं आए, तो बहुत सारी चीजें पता ही नहीं चलती थी। तो ये चीजें, और प्राइवेट जॉब की जब गए तो फिर वहां पे ये था कि कैसे जॉब पहले ढूंढते हैं, तो वो चीजें सीखने में थोड़ा समय लगा जॉब सर्च करने में। और आज भी ये दौर में होता है क्योंकि बच्चे जॉब नहीं सर्च कर पाते, उनको पता ही नहीं होता कि सही जॉब कैसे हम ढूंढते हैं। तो जो मैंने चीजें देखा कि लोगों की पढ़ाई क्यों छूटती है, तो बच्चों को ये लगता है कि पढ़ाई सब कुछ है, या छोटी छोटी चैलेंजेस है। मतलब मैं यकीन मानिए कि जीवन में बहुत हर दिन कठिनाई, हर दिन संघर्ष है, मगर हम क्या, जो हमें मिल रहा है उसको हम कितना बेटर कर रहे हैं और हम आने वाले समय के लिए अपने आप को कितना बेटर बना सकते हैं। और दूसरों की हेल्प करने से, जैसे एनसीसी के थ्रू हमने टीम वर्क सीखा, लोगों से बात करना सीखा, एक अच्छी अप्रोच। हमारे पास उस टाइम पे भी ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे उस्ताद थे एनसीसी में, जो हमारे बीएचएम पीएचएम वो कर्नल हो, और उस लेवल पे भी मैं सेलिब्रिटी था, न्यूज़पेपर में मेरा फोटोग्राफ आया करता था। मैंने सैनिक में शो किए हैं और बलरामपुर तो कई बाहर गोंडा ओंडा के स्कूल्स में भी शोज किए हैं। तो कई तरह की चीजें रही जो वहाँ पे चीजें बनती चलेंगी। तो बहुत प्रैक्टिकल सी चीज है, पैसा बाद में मैटर करता है। जिस चीज से हम मदद कर सकते हैं वहां से मैंने स्टार्ट की, और जहाँ पे मार्गदर्शन गाइडेंस, मतलब ब्लड देना हो गया, किसी को खाना खिला देना। मैं खाना खा रहा हूँ, अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ पिछले 8-9 सालों से, ऊपर वालों के आशीर्वाद से, कौशल विकास मंत्रालय से जुड़ने के बाद बहुत सा ट्रैवलिंग का काम किया, पूरा भारत भ्रमण किया। तो अगल बगल कहीं भी कोई ऐसा मिल जाता उसको खिला देना, खाना खिला देना, या वाकई कोई ऐसा जरूरतमंद जिसकी हम अपनी यथाशक्ति हम उसकी मदद कर सकते हैं, तो वो काम। तो और एनसीसी में क्योंकि हमने टीम वर्क देखा था, मुझे पता है समूह क्या कर सकता है, संगठन क्या कर सकता है, और ये केवल हमारा वहम है या बहाना कह सकते हैं, ये हम करना नहीं चाहते। अगर हम कहें कि हमारे पास कुछ ऊर्जा नहीं है तो शक्ति नहीं है। जिस व्यक्ति के जेब में, मतलब मेरे जेब में जिस दिन 1 रुपया भी नहीं रहा है, उस दिन में मैंने लाखों के काम उस टाइम भी किए, और शायद आज भी ऊपर वाला करने का मौका देता है, करवा लेता है किसी न किसी माध्यम से। तो सबसे पहले तो हमारी इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए कि हम कितने दृढ़ हैं। तो उन्हीं चीजों पे है, और संस्था बनाने का पर्पज यही है कि हम जो भी आज लोग जुड़े हैं हमारी संस्था से, बहुत बहुत नॉर्मल फैमिली से जिन्होंने अपनी लाइफ में संघर्ष किया है, आज भी कर रहे हैं, और अपनी जीवन यापन के लिए नौकरियां कर रहे हैं प्राइवेट जॉब्स में। शायद वो प्रेजेंट आके इतना टाइम नहीं दे पाते हैं चीजें, लेकिन वो कहीं ना कहीं इनकी इच्छा शक्ति दृढ़ है, जो हमारे पीछे खड़े हैं और कहीं ना कहीं हमें मेंटली स्ट्रांग करते हैं। और सारी चीजें वही है कि फाइनेंशियली बहुत कुछ नहीं होता, मेंटली सपोर्ट और एक परिवार का सपोर्ट कह सकते हैं कि संबंध जो होते हैं, रिश्ते, जैसे हमारा आपका भाई बहन का रिश्ता है जो बहुत पुराना है शायद जी। और वही चीज है कि समय के संग वो प्रबल होता गया, और आज जब भी बात होती है तो उसी तरह से बात होती है। तो ये चीजें बहुत है। मैंने रिश्तों पे हमेशा बिलीव किया, जो भी मिला। आज मैं अपने क्लास टीचर के टच में हूँ जिन्होंने मुझे पढ़ाया, मेरे जो बचपन के दोस्त हैं बहुत से वैसे भी, भले कम बात हो या ज्यादा बात हो, और कहीं ना कहीं कोशिश, जो सोच है मेरी, वो न केवल अपने परिवार को लेकर, मैं सबकी मदद करने की अपने हिसाब से, जो मेरी क्षमताएं हैं, जो ऊर्जा है, और ऊपर वाला मुझे जो शक्ति प्रदान करता है, या जो समय होता है, क्योंकि प्रारब्ध और कर्म किसी के हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने प्रयास करते हैं कि उसकी क्या ज्यादा मदद हम कर पाए। तो सहयोग की भावना से, क्योंकि मैं कोई बहुत मतलब ऐसे बड़े परिवार से नहीं हूँ कि मेरा आर्थिक स्थिति मेरी बहुत ज्यादा अच्छी हो। मैंने जीवन में जो कमाया सब लोगों की मदद में और अपने परिवार में ऐसी चीजों में लगाया, और संस्था बनाने के बाद उसको और ज्यादा किया। और शायद ये ऊपर वाले की, प्रभु की इच्छा थी, क्योंकि मैंने 2019 में संस्था की स्थापना की और बहुत नॉर्मल से लोगों के साथ में, शायद उस दिन में संकल्प मदद का ही था, और प्रभु की इच्छा के अनुसार सारी चीजें चलती हैं। मैंने 2015 तक जॉब की है, 2014 में मेरी मदर एक्सपायर हुई थी, और संस्था बनाने की सोच शायद एनसीसी से निकलते, जब मैं पहली जॉब कर रहा था तभी। और ऊपर वाले ने मुझे बहुत अनुभव दिए जीवन में, डॉक्टर्स के साथ रहे, बुक्स में रहे, किताबों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और उनमें, और बहुत से चैलेंजेस देखे। कभी किसी ने इंटरव्यू देने गया तो बोला कि आपके पास गाड़ी नहीं है, आपको जॉब नहीं मिल सकती। आप अपनी जनरेशन से, मतलब वो मेरे फादर को ब्लेम कर रहे हैं कि आप अपनी जनरेशन से 10 साल पीछे चल रहे हैं। आपके पास, आप जैसे लोगों के पास गाड़ी होती तो जॉब्स मिल जाती। तो उन लोगों को मैंने गलत साबित किया, मैंने जॉब की। और हमेशा एक और चीज मैंने जीवन में सीखी कि सीखना चाहिए, जिम्मेदारियां। आपको जिम्मेदारी चाहे ईश्वर प्रदान करे, चाहे कोई ऊपर वाला व्यक्ति प्रदान करे, चाहे आपका बॉस या कोई कंपनी प्रदान तभी करेगी जब आपके अंदर वो क्षमताएं होंगी। तो क्षमताएं आपको बनानी पड़ेंगी,
और बनाने के लिए सीखना पड़ेगा। तो वो सीखने का काम आज भी मैंने नहीं छोड़ा है, मुझे नई नई चीजें सीखने का, करने का। और जैसा कि आप भी देखती हैं कि उस दौर के नीरज में और आज के दौर में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ चुके हैं, तो शायद उसका कारण यही है कि मैं छोटी छोटी चीजों को सीखता हूँ और जो मेरे सामने चुनौतियां आती हैं समय के साथ नीरज में परिवर्तन आया है, लेकिन जो परिवर्तन नहीं आया है वो है ऊर्जा में, वो है जोश और जुनून में, और वो है कि कहीं भी कुछ करना है तो बिल्कुल हाथ बांध के खड़े होके एकदम जुट जाने में। उसमें मुझे कभी भी कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ा है, और शायद यही एक बेस होता है जो हर किसी काम का आधार होता है, और यही सबसे अच्छी चीज लगी। और दूसरी चीज मुझे जो बहुत अच्छी लगती है नीरज तुम्हारे में, जल्दी, क्योंकि व्यस्तताएं हैं सबके जीवन की, बचपन अपना समय अलग था, मुलाकात और ऐसे चलते फिरते फिर मुलाकात होना और परिचय फिर से दोबारा जुड़ जाना एक अलग बात है, लेकिन विस्तार से जानने की जब बात आती है तो वो मौका शायद ही जल्दी मिल पाता है। तो मुझे जो वाकई में अच्छी बात लगती है कि यूं तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हेल्प करना, किसी को खाना खिलाना या इस तरह की मदद करती हैं, लेकिन तुम्हारा जो प्रयास था कौशल विकास के क्षेत्र में, किसी को स्किल सिखाना कि कैसे तुम स्किल सीख करके काम कर सकते हो, कैसे अगर दुकान शुरू करनी है तो कैसे काम किया जा सकता है, कुछ छोटा छोटा व्यवसाय शुरू करना है तो कैसे, कई सेक्टर में, तो जो तुम्हारा जिंदगी के संघर्ष में भटकते हुए कई सारे काम करना अपने जीवन यापन के लिए, उनसे सीखना और सीखने के जो अनुभव हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको लोगों के सामने लाकर उन्हें सिखा के तैयार कर देना कि तुम्हारे संघर्ष कुछ कम हो जाएंगे, जिंदगी आसान होगी और अपने व्यवसाय को बेहतर कर सकोगे। ये जो प्रयास था ये बड़ा शानदार मुझे लगता है। तो अभी मेरा जो जानने का मंतव्य है, सबसे ज्यादा उत्सुकता है, जो कि हमारे सुनने वाले साथियों के लिए भी कामगर है, वो ये कि कौशल विकास के क्षेत्र में अगर हम आए तो किस तरीके से लोगों को किस किस सेक्टर में जोड़ा जा सकता है, या जो तुम जोड़ रहे हो वो कौन कौन से सेक्टर हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं, पहली चीज तो वही चीज है कि चीजें शुरुआत से आती हैं। तो जैसा कि मैंने जॉब ज्वाइन की और एज अ फ्रेशर मैंने भी कभी जीवन स्टार्ट किया चीजों को लेके, और हर व्यक्ति करता है, कभी ना कभी चीजें चालू स्टार्ट होती पहली बार। तो वहां से मैंने चीजें सीखी और मैंने देखा कि स्किलिंग जो नॉलेज होती है वो बहुत इंप्रूवमेंट लाती है। बेसिकली मैं मान लीजिए सेल्स में गया तो मैंने अकाउंट सीखा, मैनेजमेंट सीखा, इन्वेंट्री सीखी और फिर अपर लेवल के काम, रिपोर्टिंग के काम सीखे। और उसके बाद जब मैं मैनेजमेंट में आया, मतलब इन द सेंस मैं फ्लोर मैनेजर हुआ, मैनेजर हुए, तो उसके बाद मैंने ये चीजें मैं अपने जूनियर्स को, फ्रेशर्स को, जो टीम मेंबर थे उनको मैंने ट्रेन करना स्टार्ट किया। और वहां से तो इम्प्रूवमेंट ये चीज मैंने, मतलब मैं एनजीओ बाद में लेके आया हूँ, वहां से मैंने लोगों को ट्रेन करके उनको गाइडेंस, इंटरव्यू के रेफरेंसेस देके और लिंक के वहां पे, तो जब वो बच्चा जो 6-7 हजार रुपए या 9 हजार रुपए पे आता था और ट्रेनिंग के बाद, सीखने के बाद, नॉलेज अपडेट करने के बाद 15-20 हजार रुपए पे जाता था, तो वो खुशी मिलती है। और शायद आज मेरे बहुत से जूनियर्स, मेरे साथ के लोग ऐसी पोजीशन पे हैं जो मार्केट में अच्छी पोजीशन पे हैं, मतलब इवन ऐसे भी लोग हैं जो आज 40-50 हजार रुपए महीने का कमा रहे हैं प्राइवेट जॉब्स में, अच्छी कंपनी में, कॉर्पोरेट्स में। और ये चीजें तो इम्प्रूवमेंट, और जिन्होंने अपडेट नहीं किया तो वो तो जिंदगी में कौशल का बहुत महत्व है, किसी काम को करना। बेसिकली जैसे 3 तरह के लोग होते हैं, तो जो नौसिखिए जिनको हम कह सकते हैं, फ्रेशर, और एक आप अर्ध श्रमिक कह सकते हैं, अर्ध कुशल श्रमिक हो सकते हैं, और एक कुशल श्रमिक। तो आप कोशिश करिए जब आप फ्रेशर हो तो थोड़ा सीखने की कोशिश करके अर्ध कुशल में जाइए और फिर कुशल श्रमिक में जाइए। जैसे कि अभी जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, और यही कारण है कि मैं 2015 में जब मोदी जी ने कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय बनाया गया, तो एनएसडीसी के थ्रू बहुत सारी योजनाएं चल रही थी और शायद ग्राउंड पे इतनी अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी। लेकिन जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जो उनकी सोच थी सकारात्मक, तो उन्होंने सबसे पहला कदम क्या उठाया कि उस चीज में इम्प्लीमेंट जैसा चल रहा था उसको ऑब्जर्व किया, उसमें चेंजेस किए, बदलाव जो लाए। तो सेंटर्स की योजनाएं, जो छोटे सेंटर्स चल रहे थे, स्पेस गाइडलाइंस, उस पर काम किया, फिर उसकी वैलिडिटी पे ट्रेनिंग के स्ट्रक्चर्स बढ़ाए। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 38 से 40 के आसपास सेक्टर, 650 के आसपास से ज्यादा जॉब रोल्स हैं। हर स्कीम हर वित्तीय वर्ष के अनुसार या योजनाओं के हिसाब से ये घटती और बढ़ती रहती है। और गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीमें हैं, मतलब मैंने भी जब कौशल विकास स्टार्ट किया, मैंने 2019 में जब ये लाया, तो मैं 2019 तक मैं एग्जामिनर था। मैं लेवल 7 क्वालिफाइड एग्जामिनर हूँ, जो इक्वलेंट टू आप पीएचडी कह सकते हैं। एनएसपीएफ के लेवल 10 होते हैं और 8, 9, 10 के भी कोर्स आए नहीं है, मैक्सिमम कोर्स 7 होता है। मैं रिटेल सेक्टर में लेवल 7 क्वालिफाई हूँ और डिसेबिलिटी में सेक्टर में भी मैं क्वालिफाई एग्जामिनर और मास्टर ट्रेनर हूँ, और जेम्स एंड ज्वेलरी। तो इन क्षेत्रों में मैंने काम भी किया है। मैंने रिलायंस जैसी कंपनियों के संग काम किया, ओरा
जो रेस्ले मेहता जी की कंपनी है, ठीक है, तो उन कंपनियों के संग काम किया, जो रोजी ब्लू जिनकी मदर कंपनी है और माइनिंग कंपनी में वर्ल्ड की टॉप 3 कंपनीज में आती है। तो ये बहुत सारे क्षेत्र है। मतलब आप ये समझिए कि आज की डेट में डोमेस्टिक वर्कर्स की काउंसिल से जहाँ पे सफाई कर्मचारियों के लिए कि आपको सेफ्टी इक्विपमेंट क्या होते हैं, अपनी सेफ्टी का कैसे ध्यान रखना है, हाइजीन कैसे है, ग्रूमिंग का क्या रोल है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी काम को कर रहे हैं मगर कितने बेटर अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल कोर्सेज की बात करते 6.5 और स्कीमों की बात करें तो सबसे पहले जो पायलट प्रोजेक्ट चला प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कुछ समय बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2 आई और 3 और अभी 4थी की ओर चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, जो कि श्रमिकों के लिए 18 से ज्यादा कामगार के क्षेत्रों में है। और बहुत अच्छी, तो मैंने जो काम स्टार्ट किया योजना बनाई यही कि बहुत सारी चीजों की भविष्य में आने वाले समय में बहुत सारी जगह में गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के संग सहयोग के तौर पे काम कर रही है हमारी संस्था, और बहुत जल्दी हम हो सकता है कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे भी काम करें। मगर जहाँ पे चीजें की है कि कैसे इम्प्लीमेंट में चेंजेस और जागरूकता की बहुत कमी है। किसी भी काम में क्या जागरूक, जैसे अभी आजकल के युवा को क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, किसी भी एज की युवा को, और जो युवा जो नौकरी में है वो भी अपडेट इस चीज को समझते हैं कि कौशल उनके जीवन में बदलाव नहीं ला सकता। तो कौशल से ही सबसे बड़ा जो बदलाव आएगा आपके व्यक्तित्व में, आपकी आर्थिक स्थिति में, आपकी सोचने और करने की क्षमता में, तो वो कौशल विकास के माध्यम से ही आएगा। और किसी एज पे भी सबसे पहले आप किसी अपने जो आपका विषय हो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो और जहां से ईश्वर आपको जोड़ता है, हर चीज नियति भी लिख रखी होती है, तो वहां से बेटर सीखने का प्रयास करिए क्योंकि अब तो सिचुएशन और बदल गई है। लड़कों से मतलब लड़के और लड़कियां सभी की क्वालिफिकेशन बराबर है, एजुकेशन रेशियो इम्प्रूव हो रहा है, हर जेंडर्स भी आ गए हैं, ठीक है, तो कंपटीशन सबके पास एजुकेशन भी है। तो कहीं ना कहीं स्किल्स जब हम नौकरी ढूंढने जाते हैं तो शायद अपॉइंटमेंट उन लोगों का होता है जो पॉजिटिव सोचते हैं, जो थोड़ा अलग करने की क्षमता रखते हैं और जिनके अंदर कुछ करने की महत्वाकांक्षा होती है। और कहीं ना कहीं स्किल्स में तो पहली चीज हम रिज्यूम कैसे लिख रहे हैं, इन चीजों की सबसे इम्पोर्टेंट। और जागरूकता क्या है कि गवर्नमेंट की बहुत सी योजनाएं हैं जो आम जनता तक पहुंच ही नहीं रही है। जैसे हम अगर प्रोग्राम्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन है, सिपिटा जो दिव्यांग सशक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा, सामाजिक मंत्रालय के द्वारा चल रहा है, ठीक है, और कई मंत्रालयों की अलग स्कीमें चलती थी, अभी सब कौशल विकास मंत्रालय के थ्रू चल रही हैं। और हर साल हर जिले में कौशल मेला भी लगता है और बहुत सारे सेंटर से स्कीमें काम कर रही हैं अलग अलग माध्यम से। तो इसमें बहुत सी स्कीमें और सभी के लिए, मतलब 5वीं पास वाले के लिए भी ट्रेनिंग्स है और 10वीं पास वाले के लिए भी, 12th वाले के लिए, और स्किलिंग की बात हर जगह इन्वॉल्व है। बेसिकली जो अभी हमारी नई शिक्षा नीति आई है जिसपे मैं सबसे ज्यादा काम कर रहा हूँ, जो मैंने सीखा इतने जीवन में, तो उसमें भी मैंने जो अभी युवा वर्ग को इंटर्नशिप करा रहा हूँ, तो उसको मैं समाज सेवा, बच्चों को हम सामाजिक पहलू दिखा रहे हैं कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग क्या कर सकते हैं, अच्छी संस्थाएं कैसे काम कर रही हैं, हम अपनी जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, जो व्यवसायिक जीवन है, उसके अलावा हम सामाजिक जीवन में कैसे योगदान दे सकते हैं, इन चीजों को। और उनके संग हम उनको व्यावसायिक कौशल भी सिखा रहे हैं कि किसी वो एक सेक्टर में इंटरव्यू स्किल्स आ जाए, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ जाए और सेल्फ डिपेंडेंट बिजनेस करने की कैपेबिलिटीज आ जाए। तो ये सारी चीजें हमारी ट्रेनिंग का जो हमारी इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें बेसिकली हम 2-3 तरह के प्रोग्राम चलाते हैं। तो स्किल बेस्ड, जिसमें मैं रिटेल का, ज्वेलरी का सबको सजेस्ट करता हूँ क्योंकि ये मेरा स्पेशलाइजेशन है और मैं समझता हूँ जितनी अच्छी जानकारी, जितनी अच्छी चीजें मैं दे सकता हूँ तो उसको मुझे देना चाहिए। और दिव्यांग जिनमें मैं काम कर रहा हूँ तो लगभग मैं सारी दिव्यांगताओं का एक्सपर्ट मूल्यांकन करता हूँ, जिसमें स्पीच एंड हियरिंग हो गया, लो विजन हो गया और इस तरह की जितनी भी डिसेबिलिटीज है, तो उसमें अलग अलग उनके हिसाब से उनको एग्जाम करवाना, मूल्यांकन कराना, हमारी संस्था से कोई जुड़ता है तो उसको सजेस्ट करा उसकी बेटरमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। चलिए नीरज, यहाँ तक हम लोग ये चीजें बहुत सारी जान चुके हैं। कुछ श्रोताओं के नाम शामिल कर लेते हैं, लाइव सुन रहे हैं वो लोग, और उसके बाद अभी हम कुछ और, आपने कौशल विकास की बात की है, वहां से जुड़े हैं, काफी काम करा रहे हैं, तो निश्चित रूप से और जानकारियां हम हासिल करेंगे। और अभी ये कुछ श्रोता साथियों के नाम ले लेते हैं। BH कामले जी हमारे श्रोता साथी हैं, जो कि BH कामले जी कहाँ से हैं मैं बताती हूँ। BH कामले जी हैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से, नमस्कार भेजा हुआ है, जुड़े हुए कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत आभार। कमल शर्मा जी हैं खरगापुर वेस्ट बंगाल से, इनका भी बहुत स्वागत है। अजीत कसाना जी हमारे जुड़े हुए हैं और फुल सपोर्ट इनका रहता है, हर दिन प्रोग्राम को शेयर भी करते हैं। नारायण प्रधान जी हैं, जय जगन्नाथ लिखते हैं उड़ीसा से, तो नारायण प्रधान जी आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इसी तरीके से
स्पेन से लक्ष्मण जी जुड़े हुए हैं हमारे, इनका भी बहुत स्वागत। सुदर्शन शाह पद्मा ठाकी नेपाल नगर मध्य प्रदेश से, सतीश रघुवंशी छत्तीसगढ़ से, पुंजा जी नवहाकर जी हैं महाराष्ट्र से, सभी लोग लगे हुए हैं कार्यक्रम में जुड़े सुन रहे हैं। और अरुण शर्मा जी हमारे नेपाल से सबसे पहले कार्यक्रम में जुड़ गए थे समय से पहले, तो बहुत आभार, बहुत शुक्रिया हमारे सभी साथियों का जुड़ने के लिए। नीरज की जो बात है, जो जोश है वो आप महसूस कर पा रहे होंगे, युवा साथी हैं तो जोश भी उसी स्पीड में है। और नीरज, जब हम वापस आते हैं अपने सवाल पे, कौशल विकास मंत्रालय से जुड़ी जो योजना है कौशल विकास मिशन योजना, जिसमें युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो नए हैं फ्रेशर हैं उनके लिए भी प्रोजेक्ट्स हैं काम करने सीखने के लिए, और जो अपनी कोई योग्यता रखते हैं, कुछ हुनर रखते हैं मगर बहुत अच्छा उन्हें अनुमान नहीं है कि बाजार में कैसे कदम रखा जाए, व्यवसाय में कैसे हम उसे और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके लिए भी प्रोग्रामिंग है कौशल में। और जो लोग कुशल कारीगर हैं उन्हें व्यावसायिक रूप से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसे जो है लाया जाए, उसको लेकर के भी प्लानिंग्स हैं। और योजनाएं ऐसी हैं जिनमें व्यवसाय शुरू करने के लिए धनराशि का भी सहयोग जो है दिया जाता है, या यूं कह लें सब्सिडी मिलने के विकल्प हैं, लोन मिलने के विकल्प हैं, ऐसी ऐसी योजनाएं हैं। लेकिन एक आपको याद होगा नीरज कि स्माइल योजना आई थी जिसके अंतर्गत ट्रांसजेंडर को भी जोड़ा गया था, और उसमें स्माइल के अंतर्गत एजुकेशन से लेके कौशल विकास मिशन भी उसमें शामिल था, और ट्रांसजेंडर की। तो अभी कौशल विकास मिशन में आप काम कर रहे हैं, तो आपको कोई ऐसा पैनल दिखाई देता है जहां पे ट्रांसजेंडरों की एंट्री हुई है या उनको कौशल स्किल डेवलपमेंट में लाके फ्रंट पे लाया गया हो? देखिए, कौशल विकास की बात करें तो सभी के लिए योजनाएं हैं, और अभी हमें लगता है कि गरिमा गृह कई शहरों में चल रहे हैं, जिसका मेन ऑब्जेक्ट, क्योंकि ट्रांसजेंडर थोड़ा सा उसका विशेषता वाला क्षेत्र है और वहाँ पे बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है एक तरह से, जिसको हम मेडिकली भी समझ सकते हैं। तो वहाँ पे क्या है, जो योग्यताएं चाहिए वो चीजें चाहिए, और सबसे बड़ा लैक कहाँ पे आता है, जागरूकता का। तो कौशल विकास के क्षेत्र में एक तो वो सरकार की योजनाओं पे ऐसे लोग हैं, ऐसे काम है जो गवर्नमेंट ग्रांट्स के थ्रू काम कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं को धरातल पहुंचा रहे हैं, और इसी के साथ में बहुत सी सामाजिक संस्थाएं हैं जो इस लेवल पे काम कर रही हैं। वो अपने, क्योंकि एनजीओ भी लोगों को ट्रेन कर रही है और बहुत समय पहले से कर रही है, बहुत सी ऐसी संस्थाएं काम करती हुई आई हैं, और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा नहीं है, लोगों को स्किल सीखना बहुत जरूरी है, चाहे आप वो गवर्नमेंट के माध्यम से कर रहे हैं, ठीक है, और चाहे आप किसी संस्था के माध्यम से कर रहे हैं। तो बहुत सी संस्थाएं, छोटी छोटी संस्थाएं, हमें लगता है कि रेडियो जंक्शन भी पिछले 2-3 सालों से, जहां तक मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा काम करते हुए आ रही जागरूकता का। तो सबसे बड़ी चीज है जागरूकता का, और मैं भी जहां तक कोशिश करता हूँ कि लोगों को जागरूक करूं, और मेरे पास भी साल में 1-2 लोग ऐसे कनेक्टेड होते हैं जो ट्रांसजेंडर होते हैं। हमें याद है कि हमें लगता है कि कोविड के टाइम पे, और हमने आपने मिलकर भी ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स ट्रांसजेंडर को
से बहुत सी चीजें फेलियर आ रही, बहुत सी कंपनियां घाटे में जा रही है। उसका पीछे रीजन है कि बहुत सारे जैसे फ्रेशर्स व्यक्ति को हम बहुत ज्यादा चीजें ऑनलाइन नहीं बता सकते। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं जीवन के अनुभव उनको बता रहा हूँ, तो अनुभव वो हम ऑनलाइन नहीं शेयर कर सकते। ऑनलाइन एक रटा रटाया कंटेंट होता है। अभी जैसे फसल एक अभी किसान है बाराबंकी के, वो पद्मश्री अवार्डेड है, वो काम कर रहे हैं और उनकी क्वालिफिकेशन 10वीं के आसपास है। उनका 3 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, बट उनका अनुभव इतना ज्यादा है कि वो आलू के पौधे को देख के उखाड़ के या बिना देख के बिना उखाड़े ये बता सकते हैं ये कितनी फसल देगी, या टमाटर अभी महंगा हुआ तो क्यों महंगा हुआ, उसकी कैसे हम उत्पादन क्षमता बढ़ाएं। तो सबसे पहली चीज, अगर हम खेती या एग्रीकल्चर, इको टूरिज्म, ठीक है, इस तरह की चीजें ये अभी बहुत तेजी से जा रही है और एक बहुत अच्छा विकल्प है रोजगार का, और जहां से हम लाखों लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा भी ट्रेनिंग, हमने प्रशिक्षण चलाया अपनी जरूरत अपना गांव। हमने कोविड के टाइम पे एक गांव में, माती गांव है, सफेदा गांव, महिलाओं को ट्रेनिंग दी थी। तो इस तरह की इनिशिएटिव किए जा सकते हैं। और सरकारी विभागों में बहुत सारे पशुपालन विभाग की ट्रेनिंग आती है, ठीक है, किसान विकास केंद्र से संपर्क किया जा सकता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे और बहुत सी संस्थाएं हैं, सबका अपना कोर होता है। जैसे हम शहरों में काम कर रहे हैं, मैं कंसल्ट कर सकता हूँ बहुत सारी लोनिंग फैसिलिटीज है, इक्विपमेंट्स के लिए, नलकूप के लिए। तो ये बात सबसे वही चीज आती है जहाँ पे जागरूकता की, तो आप अपने ग्राम पंचायत में संपर्क कर सकते हैं, प्रधान के थ्रू, कई जो डिपार्टमेंट है, वीडियो वगैरह, तो इनके थ्रू जा सकते हैं। और जो भी आसपास के आपके किसी से जुड़े संबंधित विभाग है, वहां पे तमाम तरह की योजनाएं हैं। और सरकार के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा भी बहुत सी संस्थाएं, क्योंकि योजनाएं सरकार चलाती है, जो कंपनियां जिनका टर्नओवर बहुत ज्यादा है, जिनके CSR फंड्स होता है, उनके माध्यम से वो डायरेक्टली चलाती है या किसी NGO के माध्यम से चलाती है। और बहुत सी संस्थाएं जैसे हमारी और आप जैसी संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन स्वेच्छा से अपनी चीजों से, अपने संसाधनों से चीजों को इम्प्रूव करती हुई चल रही है। जितना अनुभव है, जो संसाधन है, उससे वो चीजों को बेटर बनाने की काम। तो हर क्षेत्र में विकल्प, अभी ड्रोन का आ गया, अभी ड्रोन का यूज आ गया एग्रीकल्चर में, इक्विपमेंट के यूजेस आ गए, तो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात चल रही है, श्री अन्न की बात चल रही है। जो तो इस तरह की चीजें, इको टूरिज्म में क्या है, लोग ऐसे लोग उदाहरण बन रहे हैं जिनके पास खुद के अपनी जो उनकी लैंड का जो उनकी उपज है, उसको वो मार्केट में सेल कर रहे हैं और अपने गांव की स्पेशलिटी, मतलब सारा ऑर्गेनिक हो रहा है, गुड़, और टूरिस्ट भी आ रहा है घूमने रहने, ठीक है, गांव के विलेज में ट्रेवल भी कर रहा है, और उसके बाद वहां के उत्पादन भी वो खरीद के ले जा रहा है। और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे लोग हमेशा के लिए आपके ग्राहक बन जाते हैं, वो शहरों से नहीं खरीद रहे हैं। और बहुत से ब्रांड भी लोगों ने एस्टेब्लिश किए हैं, जैसे FPOs आ गए हैं। तो यही सारी चीजें फूड प्रोसेसिंग में, और बहुत सी स्टोरीज, मतलब हजारों लोग आपके प्रेरणा स्रोत है। भारत भूमि है जहाँ या लाखों वीर जन्म लेते हैं और लाखों प्रेरणा देने वाले जन्म लेते हैं। तो यहाँ ये जो कॉन्सेप्ट आपने बताया इको टूरिज्म वाला, ये बड़ा शानदार मुझे लगता है। मैं अपने श्रोता साथी बहुत सारे हो सकता है समझ नहीं पाए हूं, उनको ब्रीफ कर दूं। इको टूरिज्म में लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके गांव, घर और उनके जो खेत खलिहान या जो बाग बगीचों का जो क्षेत्र है, वो ऐसी जगह पे है जहां प्राकृतिक खूबसूरती है, थोड़ी पेड़ पौधे बहुत अच्छे हैं, पर्यावरण मनमोहक है, लोग वहां आते हैं, लेकिन सुविधाओं के चलते पर्यटक वहां नहीं पहुंचते हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने गांव के जो रास्ते हैं उन्हें थोड़ा बेहतर करते हुए जो है, ताकि साधन पहुंच सके वहां पे, बढ़िया सा उन्होंने अच्छे से गांव के एटमॉस्फेयर में उन्होंने एक रसोई बना दी है, जहां लोग आए तो बैठ के उनके ग्रामीण स्वाद को ले सकें, ठहर सकें। घरों में जैसे लोग बोलते हैं गेस्ट हाउस हैं, कमरे हैं, विकल्प देते हैं, तो वैसे गांव के घर के लोग भी हैं कि अपने बाहर एक अतिथि गृह, अतिथि कमरा तैयार कर रहे हैं गांव के लोग, और स्वतः जो स्पेस है ओपन, तो झोपड़ियों जैसे बना दिए गए हैं, खूबसूरत को व्यवस्थाएं दी गई, सुविधाएं दी कि लोग आने वाले ठहर सकें, यात्री गांव के आसपास क्षेत्र में घूम सकें, प्रकृति से जुड़ सकें। तो ऐसी तमाम चीजें जो दुनिया में हर जगह नहीं मिल पाती हैं, लोग आते हैं, तो इन लोगों ने व्यवस्था ये है कि पूरा गांव एक सूत्र में बंध गया है। हर घर में आपको रुकने ठहरने की व्यवस्था मिल जानी है। हर घर से समूह के रूप में लोग अपने आप को आर्थिक मजबूती के लिए स्वयं सहायता समूह चला रहे हैं। हर घर योजनाओं से जुड़ा हुआ है, जो गांव को हरा भरा स्वच्छ रखने में जुड़ा हुआ है। उनका अपना सारा सेटअप है, पूरी घुमाने से लेकर के सारी व्यवस्था है। तो गांव के ही लोगों को रोजगार मिल रहा है। किसी के पास गाड़ी घोड़ा है, वो घुमाने की तैयारी कर सकता है ना। किसी के पास भोजन अरेंजमेंट, खाना बनाने का बहुत अच्छा है, तो वो खाना बनाने खिलाने में अपनी नौकरी तलाश रहा है।
इस तरीके से पेड़ लगाने हैं, साफ सफाई करनी है या वहां पे व्यवस्थाएं दुरुस्त दिखनी है, उन सबको रोजगार भी मिल रहा है। गांव के लोगों को गांव में ही पलायन नहीं हो रहा है, और उनके जो भूमि है, जो जंगल थे, उसको घूमने के लिए चूंकि व्यवस्थाएं दे रहे हैं आने जाने, रहने ठहरने खाने की, तो लोग आते हैं, वहां रुकते हैं, ठहरते हैं, प्रकृति के साथ एंजॉय करते हैं। क्योंकि शहरों के लोग अब गांव की तरफ जाना पसंद करने लगे हैं घूमने के लिए, कि हम प्राकृतिक वातावरण में कुछ दिन ठहरेंगे, वहां का आनंद लेंगे। ऐसा कुछ कर रहे हैं लोग। तो ये एक बड़ा अच्छा विकल्प है कि अपने यहाँ मेहमान को आमंत्रित करें। और वैसे भी कहा गया है कि अतिथि देवो भव, और जहां देवता पहुंचेंगे वो जगह विकसित जरूर होगी, संपन्नता जरूर आएगी वहां पर। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है। और इसी के साथ नीरज, समय भी बहुत हो गया हमारी तुम्हारी बातों का, और ये जो समय हुआ है, मुझे लगता है हमारे 1 घंटे का एपिसोड पूरा जो है कम पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा काम बहुत है और ऊर्जा बहुत है। मैं एक आखिरी सवाल के साथ विदा करूंगी। हमारे युवाओं को या हमारे जितने भी लोग हैं इस देश में, तुम्हारी तरफ से क्या ऐसा मैसेज है जो सबसे जरूरी है उनके जीवन के लिए? देखिए, सबसे पहले तो युवा के लिए तो जरूरी है ही है, बट मैं समझता हूँ सबको, किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, और मैं बच्चों को भी सिखाता हूँ, मैं छोटे बच्चों पे भी काम करता हूँ। तो जिंदगी में जो हासिल हुआ है उसको संभाल कर रखना बहुत जरूरी है, उस पर काम करना, नई चीजों को सीखना बहुत जरूरी है जीवन पर्यंत। कभी हमें ये नहीं सोचना है कि हमने ये हासिल कर लिया है, ये सफलता है, क्योंकि जब हम 10 बार असफल होंगे तभी सफल होंगे, या हमें जो मिला है उसको बेटर बनाएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो लोगों को सीखना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ जीवन के आप जितनी भी अर्निंग करते हो, कितने क्वालिफाइड हो, जीवन में चीजें से नई समय के संग परिवर्तित होते रहिए, क्योंकि जिन्होंने जो एक्सेप्ट नहीं करते समय के बदलाव को, समय उनको बदल देता है। ये भी बहुत बड़ा कारण होता है। कोविड में हमने देखा, जो फैमिली में ऑनलाइन नहीं है वो। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोगों को मदद करना सीखना चाहिए निस्वार्थ भाव से। और मदद करने के कई पहलू हो सकते हैं। आप ऊर्जा से मदद कर सकते हैं, विचारों से मदद कर सकते हैं। और हमने भी संगठन बनाया, मेरा बहुत बड़ा कैंपेन रहा जन सहयोग, जहाँ से हमने करीब 60-70 हजार लोगों की मदद की, पुराने सामान से जूते, चप्पल, कपड़े, खिलौने, किताबें। और आज भी थोड़ा सा इन चीजों पे फोकस करते हैं। तो जो चीज हमारे लिए यूजफुल नहीं है वो दूसरे के काम आ सकती है। हमारा विचार हो सकता है जो हमारे लिए काम का ना हो, या हमारे पास कुछ ऐसा हो जो हमारे काम का ना हो, या हमारे जैसे लोगों के लिए काम का, लेकिन किसी ना किसी के काम का होता है। तो एक टूटा हुआ खिलौना भी किसी के लिए नया खिलौना हो सकता है। हमारी ये सोच होनी चाहिए। दूसरी चीज, जब हम दान की बात करते हैं, सेवा, तो यदि आप स्वयंसेवक के तौर पे काम करते हैं, जो स्वयंसेवक होता है मतलब स्वयं की सेवा, स्वयं के संसाधनों से सेवा करना, तो आप अपने संसाधन से करते रहिए, वहां किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मतलब कोशिश करिए ऊपर वाले के अलावा और आपके अलावा किसी को पता ना हो। हमने बहुत से काम ऐसे करने की मैं आज भी कोशिश करता हूँ। और जब बात संगठन बनाने की आती है तो संगठन संगे शक्ति हमेशा कहा जाता है। जैसे अब गांव की बात की, इको टूरिज्म तभी सक्सेस होगा जब हम पूरे गांव को साथ जोड़ के सबकी क्षमताओं के संग, सबकी उपलब्धियों और सबकी चीजों को लेके हम आगे बढ़ेंगे, तब हम कामयाब हो पाएंगे। तो अकेले चलना नहीं बहुत सफलता है, जब हम सबको लेके चल पाए और सबको साथ में लेकर चल पाए, सबको सफल बना पाए, तो ये सबसे ज्यादा सार्थक है। तो यहाँ पे जो मदद की भाव होती है वो, और आप जितनी क्षमता है, हम मंदिर में दान करते हैं, मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, कौन खाएगा क्या खाएगा, कभी पूछते हैं, कभी ईश्वर के आगे समर्पित करी हुई चीज को कभी हम उससे सवाल जवाब नहीं करते हैं। तो ये भावना लोगों को होनी चाहिए। और जैसा कि मैं एक और सबसे बड़ी समस्या देखता हूँ, जो हमारी इधर की स्टेट्स हैं, मतलब उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, बिहार की बात करता हूँ, और कई और आसपास के स्टेट्स आते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा आर्थिक मदद, मतलब सरकार के प्रोजेक्ट तो आते हैं, मगर जो CSR फंड्स हैं या लोगों की जो जागरूकता है वो संस्थाओं को लेके, सामाजिक कामों को लेके कम है, उनका सेवा भाव कम हो रहा है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आबादी में 20% हम कवर करते हैं पूरे इंडिया का उत्तर प्रदेश, लेकिन जो CSR फंड आता है वो यहाँ पे कल 3% आता है। उसकी कई कहानियां हैं। अब इस पे काम चल रहा है कि बहुत सी कंपनीज के कॉर्पोरेट ऑफिस यहाँ पे नहीं है, कंपनियां जहाँ होती वहीं अपने क्षेत्र में काम कराती है, या ट्रांसपेरेंसी ना होने का नहीं, या जनता जागरूक ना होने के कारण चीजें नहीं आती है, या जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग संगठन चला रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि ये संगठन, इनके पास गवर्नमेंट के फंड आ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने भाव है संघ की शक्ति को, उन्होंने संगठन की शक्ति को पहचाना है, इसलिए वो संगठन चला रहे हैं। और मदद सबकी मदद है। किसी एक व्यक्ति, मैं NCC कैडेट रहा हूँ, मुझे पता है एक दुश्मन एक गोली, अगर हम एक दुश्मन को मार पाते हैं तो वो भी हमारे लिए बड़ी सफलता है। बिल्कुल, तो बहुत शानदार बात कही है, एक दुश्मन एक गोली। बिल्कुल। तो मैं हमेशा जब भी बात होती है हमारी, अभी कई भी आर्मी ऑफिसर्स के साथ मीटिंग्स हुई, तो यही डिस्कशन हुआ। और
आज का दौर मतलब नारी शक्ति बहुत तेजी से बढ़ रही है। मतलब सभी का एक्सपीरियंस है, मैं अपने अनुभव नहीं बता रहा हूँ कि शायद लड़के इस दौड़ में पीछे रह रहे हैं। मैं खुद लड़का हूँ और शायद मैंने 99% अभी जो भी 5 सालों में काम किया, लड़कियों की, महिलाओं के थ्रू मेरी संस्था में भी 75% फीमेल्स इन्वॉल्व हैं। जो हमारे लोग जुड़े हैं उसमें फीमेल्स हैं, जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उसमें भी फीमेल्स की संख्या ज्यादा है काम करने वाली। तो नारी शक्ति भी बहुत तेजी से बदल रही है और हर जगह नेतृत्व कर रही है और शायद वो डिजर्व भी करती है। ठीक है, तो ये चीजें बहुत, नारी शक्ति की बात कर दी, पुरुष शक्ति की बात कर दी, और हमसे भी जुड़े हो, हमें भी जाहिर सी बात है, अगर एक सोशल वर्कर है तो निगाह तो तेज होती है, गिद्ध की तरह हर तरफ नजर होती है, हमारे साथ भी नजर होगी। तो एक तीसरा वर्ग भी है, तृतीय लिंगी, उस पर भी नजर रखिए, उनका स्तर क्या दिख रहा है अभी? बिल्कुल जागरूकता, और मैं लगातार, जैसे आप भी प्रयासरत हूँ, मैं भी, और मेरा वेलकम है। मैं एक चीज मेरा हमेशा है, मैं अभी जो काम कर रहा हूँ कौशल विकास, किसी को इंटर्नशिप की नीड हो, किसी को ट्रेनिंग, मुझे ये पता है वो बेरोजगार नहीं रहेगा जो मेरे पास आएगा ट्रेनिंग करने। और बहुत ज्यादा दूरी है तो हम ऑनलाइन, बट हम ऑफलाइन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। और मैं बहुत कोलेबरेटिव हूँ। जो ट्रेनिंग मतलब 1-1.5 महीने की होती है वो मैं 4 हफ्ते भर में भी कंप्लीट कर देता हूँ, एज पर रिक्वायरमेंट। कितनी नीड है सामने वाले को, कितना टाइम दे सकता हूँ, जितना टाइम आप सीखने पे देंगे उतना आपकी ग्रोथ होगी। और दूसरी चीज, कभी भेदभाव इन द सेंस लड़कियां हैं और इन द सेंस ये लड़के ट्रांसजेंडर, बहुत से ट्रांसजेंडर कंसल्ट करते हैं, तो वहां पे भी मदद करने का काम है। और मैं कोर्सों का कोई फी पे नहीं चार्ज कर रहा हूँ। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप दूरी हैं आप अपने आसपास की, मैं आपकी 10 अच्छी चीजें बता सकता हूँ जहाँ पे सरकारी कार्यक्रम चल रहे हैं, सरकारी योजनाएं चल रही हैं, और कौन सी योजना आपके लाभ के लिए है। जैसे दिव्यांग जन की बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, संकल्प करके योजनाएं हैं जो लखनऊ में भी सेंटर चल रहे हैं, कई शहरों में, गोरखपुर जैसे शहरों में चल रहे हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। कैसे इक्विपमेंट लेने हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, तो जहाँ पे चीजें हैं, तो लाइफ में मैजिक तो नहीं होगा, बट कोशिश करेंगे तो सफलताएं जरूर मिलेंगी। और ट्रांसजेंडर की बात रहे तो कई संस्थाएं ऐसी जानते हैं जो आज बहुत सी कंपनियां कॉर्पोरेट में इनको काम दिला रही, इनके लिए रोजगार की सुविधाएं बढ़ रही हैं। और हमारे संपर्क में कई संस्थाएं ऐसी हैं जहाँ पे अगर बच्चा जॉब करना चाहे तो लखनऊ से लेकर दिल्ली, बॉम्बे तक की अपॉर्चुनिटीज हैं, बट उसके लिए आपको स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, वो सीखना। और कई सारी संस्थाएं, मेरे अलावा भी कई संस्थाएं ऐसी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं ऐसी संस्थाओं को जानती हैं जो केवल ट्रांसजेंडर पे काम कर रही हैं या केवल दिव्यांग जन पे काम कर रही हैं। मेरा क्षेत्र तो बहुत विस्तृत है, मेरे पास जो भी आएगा तो स्किल्स के मामले में। दूसरी चीज, मैं ऐसे बच्चों को सपोर्ट करता हूँ जो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, तो मेरा प्रयास होता है उनको हम सरकारी स्कूल भेजने का, एडमिशन, बच्चा स्कूल जरूर जाए, ठीक है, या फिर राइट टू एजुकेशन के थ्रू जाए। केंद्रीय विद्यालय हो गया, नवोदय की जानकारियां हो गई, अभी अटल विद्यालय आए हैं, और कई तरह के तमाम साधन है। ऐसे स्कूल, प्राइवेट स्कूल भी जो स्पॉन्सरशिप देती हैं, तो उस तरह माध्यम से जोड़े और उनको हम जो सपोर्ट करें। मैंने कई स्कूलों को किया हुआ है जहाँ पे मैंने बुक्स, कॉपी, स्टेशनरीज का सपोर्ट किया हुआ है कि बच्चों के पास जो शैक्षिक सामग्री नहीं है हम उसका सपोर्ट करें। जो उनके अंदर की रुचि है, जो वो मिट्टी से खेलना चाहते हैं, उनको क्ले उपलब्ध करा देना, उनके आर्ट की स्किल्स को डेवलप करा देना, और उनके अंदर टीम वर्क, स्पोर्ट्स, लीडरशिप, तो इन चीजों पे काम करता हूँ। तो हमें लगता है कि एक दायरा ऐसा है कि जो विद्यालय और महाविद्यालयों के बाहर भी बहुत कुछ सीखने को है, तो वो हम सामाजिक कार्यकर्ता जो इस क्षेत्र में काम कर रही है, कौशल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में, तो ये एक किताबी ज्ञान के अलावा एक अलग स्किल्स पे काम हो सकता है जहाँ से ओवरऑल ग्रोथ होती है। तो लोगों को सीखना चाहिए, मदद करना सीखना चाहिए क्षमता अनुसार। और जब भी आप किसी संस्था की, किसी व्यक्ति की मदद करें तो कोशिश करें लोगों को पहचाने ना। जैसे दयानंद सरस्वती जी भी कहते हैं ना कि आप उस ऐसे व्यक्ति की मदद करें जो आपका धन्यवाद भी ना कहने। और शायद ऊपर वाले ने ये काम बहुत अच्छी खूबी से किया है। मैंने भी कोविड में काम किया हुआ है और संस्था खोलते ही कोविड आया और मुझे लगा एक ह्यूमन बींग है तो ह्यूमन बींग जितने भी हमारे रिसोर्सेस है उससे हमने लोगों की मदद की और बहुत अच्छे लेवल तक की। और शायद उसमें से 99% लोगों के मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन चेहरे आज भी याद आते हैं। जब कभी खाना खाते हैं या कभी आते जाते सड़कों पे ऐसे मिल जाते हैं जो सड़कों पे रहते हैं, तो याद आती हैं चीजें। तो शायद ईश्वर ने जो कुछ करने का मौका दिया तो उसके लिए हम ईश्वर के आभारी रहेंगे। और बिल्कुल, वो पल तो ऐसा था कि जिस वक्त सेनाओं का जो वो था वो कम पड़ रहा था और लगा था कि और सैनिकों की जरूरत है, और उस वक्त नीरज तुम्हारे जैसे तमाम ऐसे लोग जो प्रशिक्षित थे, समझते थे और देश के लिए समर्पित थे, वो लोग उतरे हैं और उन लोगों ने संभाला है इस देश को। तो इस जोश को मैं हमेशा यही चाहती हूँ बरकरार रहे। रही बात ट्रांसजेंडर मुद्दों की, तो उनको लेकर के सेंसिटिविटी है और मुझे अच्छा लगता है अब जो है मेरे पास जब संपर्क में आते हैं। अभी हाल ही में एक संस्था ने मुझसे कहा कि हमारे कुछ दोस्त हैं जो कुछ ट्रांसजेंडर को कुछ डोनेट करना चाहते हैं,
दान देना चाहते हैं। तो वहां पे मुझे ये लगा कि कम से कम लोगों ने सोचा इस बारे में। ये अलग बात है कि ट्रांसजेंडर समाज को दान की जरूरत नहीं है, भीख की जरूरत नहीं है, और वो असल में स्वीकृति चाहता है, वो सम्मान चाहता है, वो अपने बीच में हमें समानता के हक के साथ काम चाहता है, भीख नहीं चाहता है। इतना तो वो नाच गा के भी कमा ही ले रहा है, उससे कहीं ज्यादा कमा ले रहा है। वो खुद आपको भी पढ़ा सकता है। कई बार ऐसे लोग सक्षम हैं और वो लोग कर रहे हैं समाज में, जो भीख मांग के भी जीवन यापन कर रहे हैं। वो खुद तो नहीं पढ़ पाए पर किसी बच्चे को गोद लेके पढ़ा रहे होंगे, किसी गरीब की बेटी की शादी में चुपचाप दान कराए होंगे। हमें लोगों को बस यही फर्क है कि जब वो विजिबिलिटी ही उनकी हमारे बीच में खुलकर नहीं है तो उनके किए कार्यों की सराहना करने वाली विजुअलिटी मीडिया भी हमारे बीच है नहीं, तो पता नहीं चल पाता है दोस्तों। पर अभी पिछले 4 सालों से काम करते करते इधर इस सवाल मुझे, अगर किसी को कोई एल्बम शूट करना है तो मुझसे संपर्क करता है कि शालिनी जी हमें कुछ किन्नर चाहिए, रामचंद्र जी पे हम एल्बम बना रहे हैं, तो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं कि किसी किन्नर को काम मिल जाएगा। हमें अच्छा तब लगता है जब हमें लोग ये पूछते हैं कि हमारे पास कुछ जॉब है और अगर कुछ ट्रांस इंटरेस्टेड हो तो उन्हें भेज दीजिए, गार्ड की नौकरी है। और ये संपर्क दिल्ली से होता है। हम कोशिश करते हैं पहुंचा पाने की, हालांकि संख्या बल उनको नहीं दे पाते हैं, ये अलग बात है। लेकिन फिर भी अब लोग अप्रोच जब हमारे पास, जबकि हम लोग सिर्फ अवेयरनेस का काम कर रहे हैं रेडियो के माध्यम से, लेकिन लोगों को पता है कि यहाँ पे टच में होंगे, तो ये भी एक अपने आप में उपलब्धि है कि लोग अब सजग हो गए हैं कि हाँ इस बारे में हमें सोचना चाहिए, और लोग उस मेन स्ट्रीम में उन्हें जोड़ने के लिए सोच रहे हैं। यही हमें लगता है जरूरत है और यही हम सबकी सफलता भी है। तो ये प्रयास जारी रहेंगे। और नीरज, बहुत सारी शुभकामनाएं तुम्हें हमारे आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए और भविष्य के हर प्रोजेक्ट के लिए। और मैं अपनी आंखों से ये सपना जरूर देखना चाहती हूँ तुम्हें उस मुकाम पे जहां नेशनल पहचान मिले, जहां तुम्हारे कार्यों की सराहना राष्ट्रीय स्तर पे हो, क्योंकि मैंने शुरू से तुमको उस जगह पे देखा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और मैं सभी श्रोतागण को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमें ध्यान से सुनने के लिए। और यदि कोई ऐसा जरूरतमंद हो, ट्रांसजेंडर हो या और उसको, तो ट्रांसजेंडर के क्षेत्र में जैसे मैं जागरूकता कर रहा हूँ उनकी आईडी बनवाने के लिए, और उनको किसी को ट्रेनिंग को चाहिए। बेसिकली ट्रेनिंग में तो सबका वेलकम है जो सीखना चाहता है, और किसी तरह के पैसे देने की जरूरत नहीं है मुझे। तो मेरा प्रयास होता है कि उनको मैं समाज से जोड़ सकूं, और सामाजिक दायित्व के अंतर्गत वो संस्था के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ बेटर कर सकते हैं अपनी ऊर्जा से, अपनी शक्ति से, अपने विचारों से। तो वो योगदान दे, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। तो और यहीं पर मैं एक चीज और भी जोड़ देती हूँ कि जितने भी साथी सुन रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि उनके अंदर कोई स्किल है और इस बारे में कोई कुछ करना चाह रहे, कुछ सोच रहे हैं मगर सूझ नहीं रहा है कि करें क्या, क्या कैसे हो सकता है, तो इस बारे में रेडियो जंक्शन को अपना सवाल लिख करके पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं। फेसबुक पे आप लोग जुड़े हैं, वहां पे मैसेंजर के अंदर सवाल डाल सकते हैं, टीम ध्यान देगी इस चीज को जरूर, और आपके सवालों से आपको राहत जरूर मिलेगी। मैं बार बार कहती हूँ कि आप अपने दिल की बात लेके, हो सकता है आपके मन में आई हुई कोई सवाल या बात आपको लगता है कि किसी अभद्र हो सकती है, बेकाम की हो सकती है, लेकिन किसी की जिंदगी में वो तस्वीर बदल सकती है, जो कि नीरज ने कही भी कि ये ध्यान रखने की चीज है। और यही बात मैं हमेशा कहती आई हूँ कि आपके बेकार चीज, आपके बेकार विचार किसी के काम के हो सकते हैं। तो दिल में आप जो रखते हैं, अपनी गलतियों को भी हमसे साझा कीजिए, अपने अच्छे पलों को भी साझा कीजिए, सुख और दुख भी साझा कीजिए, बस साझा कीजिए जिंदगी को हम सबके साथ में। तभी हम दिल पे हाथ रख के कह पाएंगे कि लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन। बहुत शुक्रिया नीरज। और अब हम चलते हैं, हमारे श्रोता साथियों के नाम शामिल करते हैं। कुछ नाम 2-4 आ जाए थे फरमाइशों के साथ, गीत शामिल कर लेते हैं। कमल शर्मा जी आपका स्वागत खरगापुर से, सुदर्शन शाह जी आपका भी बहुत स्वागत, अरुण जी आपका स्वागत सलाही सुकनाहा नेपाल से, प्रियंका कुमारी सलाही सुकनाहा नेपाल से, अशोक नामदेव जी आपने बधाई भेजी थी, हम सभी के लिए शुभकामनाएं भेजी थी, इसका बहुत स्वागत है। सोनारपाड़ा रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं अशोक नामदेव जी, और देवराज सिंह देव ये हमारे बेलपहाड़ उड़ीसा से, पुंजा जी नवाकर जी आपका भी बहुत स्वागत। और आप सबके साथ समय चूंकि आखिरी पे है और एक लंबी बातचीत हुई नीरज के साथ, एक आखिरी गीत हम शामिल कर रहे हैं। लिखने वाले ने लिख डाला, आप सबकी फरमाइशों से अधिक लोगों की फरमाइश यही है, ये खूबसूरत सा नगमा।
चौंको मत है दोस्तों, यूं